जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो आपका दीवार का सुराख है साहब, ये जो आपके दीवार का सुराख है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय मैनेजर मैम, प्रिंसिपल सर, यहाँ उपस्थित गणमान्य हमारे शिक्षक मित्र एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति मिश्रा आज आपके सामने देश प्रेम, राष्ट्र निर्माण और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमें आजाद कराई थी। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जब हमारा देश फिरंगियों के फेरे में फंस चुका था तो रक्त बसंती चोला की एक आवाज से टोले के टोलियों बढ़ाते थे, और उनके खून में बहने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तब वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि तब वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपने घर का सुहाग गवा देने वाली औरत के घर के हालात जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं। अरे पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। आपके घर का एक आदमी मरा होगा साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही शौक से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही शौक से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में ना, अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही उसकी सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति है। अगर आप ये कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट से भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाली तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अरे भाईचारे के साथ रहना है तो रह इस जगह पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन इस देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देता है। अरे कराह उठती है देशभक्ति उस वक्त जब मुसीबत में फंसे लोगों से की जान बचाने से ज्यादा लोग अपनी सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी अपने देश, अपने समाज, अपनी राष्ट्रीय आशाओं को बांधे रखने के लिए, वो युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। अरे 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य को बर्बाद करके रखा है। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाते हैं। मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के नाम पर हम आज भी चौथे नंबर पे आते हैं। हम ऐसे समाज
मरते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अरे दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है और न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु ये बेचारी बीमारी हमारे समाज में हमें नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते हैं। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। एक सच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। अरे जरा सोच कर देखिए, अरे जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। परंतु इस शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में हमें नजर आता है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वव्यापी शिक्षा की बुनियाद रखी, आज वही विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी ओर हमारे समाज के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करके उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। इसका सिर्फ एक कारण है, हमारे देश की शिक्षा नीति। हमारे देश की शिक्षा नीति दो लोगों के लिए बनती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इस तरह की बड़ी ही बीमारियां, बड़ी ही गजब की बीमारी हमारे देश में है। जब तक हमारे देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर अपने भगवान को रिश्वत चढ़ाता रहेगा, जब तक हमारे देश का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपनी जाति, अपने धर्म को ऊंचा बता करके दूसरे की जात की अवहेलना करता रहेगा, तब तक न हमारा राष्ट्र निर्माण होगा और न ही हमारे देश से अंधविश्वास खत्म होगा। अरे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने गले से लगाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। मेरे हिसाब से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब समाज के करप्शन की बात नहीं बल्कि समाजी सशक्तिकरण की बात होगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी विद्यालय की चौखट पर कदम रखेगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक कोई व्यक्ति नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, राजनीतिक रूप से गंदा, धार्मिक रूप से अंधा, शैक्षिक मान मूल्य के आंकड़ों में जिन किसी ने पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। अरे बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ सरहद पर खड़े हमारी सुरक्षा के दिन रात उस जवान को, पुलिस प्रशासन और किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी संभव है। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा सब हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों बल्कि सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।